एक लड़का हर दिन की तरह आज भी उस नदी के पुल को अपने ठेले के साथ पार कर रहा था, जो सब्जी का ठेला उसका होता है। दोस्तों, जैसे ही वो थोड़ा बीच में पहुंचता है तो वहां पर उसे एकदम धड़ाम से आवाज़ आती है, और जब वो पीछे घूम कर देखता है तो एक महिला उसे नदी में छलांग लगाती दिखती है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो भी बिना कुछ सोचे समझे उस नदी में छलांग लगा देता है। छलांग लगाने के बाद जैसे तैसे करके बड़ी मशक्क़तों के बाद उस महिला को किनारे पर लेकर आता है, और उसके बाद यहाँ पर उस महिला को कहने लगता है कि तुम ये क्या करने जा रही थी। तो महिला एक ही जवाब देती है कि मैं ऐसे जीवन को नहीं जीना चाहती। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था इस महिला के साथ में, और फिर इनके जीवन में आगे क्या होता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये दिल्ली की एक इलाके की घटना है। वहाँ पर रहने वाली एक नंदिनी मल्होत्रा, जो दिल्ली के पौष इलाके में रहा करती है, उसके पति का नाम आयरन होता है। इनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, चारों तरफ नौकर चाकर होते हैं, हर तरह की यहाँ पर सुख सुविधा होती है। लेकिन एक दिन इनके जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। दोस्तों, जो नंदिनी होती है वो अपने पति आयरन से हद से ज़्यादा प्यार किया करती, और आज भी वो अपने पति को फ़ोन कर रही थी कि आप लोग कहाँ पर हो, जल्दी से घर पर आ जाओ। दोस्तों, यहाँ पर पति का फ़ोन उठता ही नहीं, और फिर यहाँ पर जब फ़ोन पति के फ़ोन से इसके फ़ोन पर आता है तो उस पर यही कहा जाता है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से फलां हॉस्पिटल में आ जाइए। दोस्तों, आनन फानन में ही नंदिनी मल्होत्रा उस हॉस्पिटल में पहुंचती है। वहां जाकर जब डॉक्टर साहबों से बातचीत करती है तो डॉक्टर साहब इस आयरन मल्होत्रा को मृत घोषित कर देते हैं कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों, नंदिनी अब टूट सी ही जाती है, वो करे तो क्या करे, जैसे तैसे करके अब वो वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा काबू करती है। घर वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर इस आयरन की अंतिम क्रियाक्रम की क्रिया की जाती है। और अब यहाँ पर 12-13 दिनों तक तो लोगों का जमावड़ा रहता है, हर कोई व्यक्ति इनके पास बैठा रहता। तो ये जैसे तैसे करके 12-13 दिन बीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद नंदिनी बस अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है। रिश्तेदार भी उसे समझाने का यत्न करते हैं, लेकिन किसी से वो कुछ समझती ही नहीं, किसी की कोई बात सुनती नहीं, बस वो तो अपने आप में खोई रहती। अब तो हर दिन उसे ऐसा लगता कि तू बेकार की जी रही है, तू अपने पति के बगैर तो कुछ है ही नहीं, तू जी कर करेगी क्या। और एक दिन वो एक बहुत ही गलत निर्णय लेती है। साधारण सी साड़ी पहनकर वो अपने घर से निकलती है और वहाँ से एक ऑटो लेती है, जबकि करोड़ों की गाड़ियाँ इनके घर में खड़ी होती हैं, ड्राइवर होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, लेकिन आज ये साधारण से कपड़ों में बस एक ऑटो में बैठती है। ऑटो में बैठकर जो नदी है उसे थोड़ी पहले रुक जाती है, उतर जाती है, और उसके बाद पैदल पैदल उस नदी के पुल पर चलने लगती है। सुबह सुबह का वक्त होता है, जब उस नदी के पुल पर इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, और वहाँ पर कोई भी उसे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि इस पर कोई है। लेकिन जैसे ही वो उस पुल के ऊपर चढ़ती है और उसकी जो रेलिंग बनी होती हैं, उन रेलिंगों के ऊपर अपना पैर रखती है, तो यहाँ पर घूम कर देखती है, फिर भी उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही वो नदी में छलांग लगाती है तो एक लड़का जो सब्जी का ठेला बहुत तेज़ी के साथ इस नदी से निकाल रहा था, उसकी आंखों के सामने एक महिला नदी में कूद जाती है। वो तुरंत ही दौड़कर वहाँ पहुँचता है और देखता है कि एक महिला डूब रही है। वो भी बिना कुछ सोचे समझे अपने कपड़ों के साथ उस नदी में छलांग लगा देता है। दोस्तों, जैसे तैसे करके इस महिला को पकड़ता है,
पकड़ता है और पकड़ने के बाद इसे किनारे पर लेकर आता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस महिला के पेट में पानी भर चुका था। फिर इसके पेट के पानी को निकाला जाता है और पेट के पानी को निकालने के लिए वो कई बार इसके पेट को दबाता है। बहुत ऐसी हरकत करता है कि जो किसी दूसरी औरत के साथ नहीं की जा सकती। उसके मुंह में मुंह लगाकर भी पानी निकालता है और फिर यहाँ पर उसे कुछ ऐसी गर्म सांसें देता है जिससे कि उसे सांस आ सके। फिर यहाँ पर अचानक ही उसे एकदम से सांस आ जाती है और सांस आने के बाद जब यहाँ पर वो सामने इस लड़के को देखती है तो कहने लगती है, तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे छूने की? तुमने मुझे छुआ क्यों? तो यहाँ पर ये लड़का कहने लगता है कि मैडम, मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन मेरा धर्म यही था कि मैं आपकी जो जान है उसे बचाऊं, नहीं तो आप मर जाती। और आप मर जाना क्यों चाहती हो? तो ये कहने लगती, तुम होते कौन हो मुझसे ऐसे सवाल करने वाले? तो यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मैडम, आपके जीवन में शायद इतनी परेशानी नहीं होंगी जितनी मेरे जीवन में परेशानी हुई है। आपको शायद पता नहीं होगा, आप तो किसी धनी घर से होंगी। मैं बचपन से ही गरीब घर का हूँ। जब मैं 7 साल का था तब मेरे माता पिता का साया मेरे सर से उठ जाता है। उसके बाद मैं मौसी के घर जाता हूँ, वहाँ भी मुझे उलाहने ही मिलते हैं, तरह तरह के वहाँ पर मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। और उसके बाद मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँ? और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल आता हूँ, रोड पर घूमता हूँ, रोड पर ही सोया करता। रोड ही मेरी माँ, रोड ही मेरा पिता, यानी कि सब कुछ मेरा रोड ही हो जाता है। वहीं पर कोई मुझे खाना दे देता तो मैं खाना खा लेता। इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। फिर मैं यहाँ पर सोचने लगा कि मुझे अपने आप को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए तो मैं यहाँ पर जीकर क्या करूँ? लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति मेरे सामने आया था। उसने मेरे से कहा था कि बेटा, तू करना क्या चाहता है? वो वृद्ध व्यक्ति बेचारा दिहाड़ी मजदूरी किया करता, जैसे तैसे करके अपने घर को पाल रहा होता है। वो मुझे अपने घर लेकर जाता है, मुझे खाना खिलाता है और कहता है कि बेटा, कभी भी ऐसा ख्याल अपने जीवन में मत लाना कि मुझे अपने आप को ख़त्म करना है। और उस दिन के बाद से मैं अब उसी के साथ रह रहा था। मैं बड़ा हो गया और मैं अपना काम धंधा खुद संभाल लेता हूँ, लेकिन मेरे जो ये बुजुर्ग पिता समान व्यक्ति होते हैं, ये भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मैं वहाँ भी टूट कर रह जाता हूँ कि यही तो मेरा एक सहारा था और ये भी मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन अब मैं कैसे जीऊँगा? फिर मेरे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिमाग में एक बात और घूम रही थी कि यार, तू मरकर ही क्या करेगा? जीना तो है ही, तो जी कर क्यों ना दिखाए? तू संघर्ष क्यों नहीं करता? फिर मैं अब संघर्ष करने लगा हूँ, मेरा जीवन अच्छे से चल रहा है। मैडम को अब इसकी बातें कुछ अच्छी लग रही थी, तो यहाँ पर ये इससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर करते क्या हो? तो ये लड़का कहता है कि मैडम, मैं सब्जी बेचता हूँ और मैं अब यहाँ इस पुल से पार होकर जा रहा था, वो मेरा रेहड़ा खड़ा हुआ है, उसमें सब्जी रखी हुई है। दोस्तों, जैसे ही ये ऊपर पहुँचते हैं उस नदी के पुल के ऊपर, तब तक वो रेहड़ा ही वहाँ से गायब हो चुका था। अब ये लड़का अपनी आंखें नम कर लेता है और कहने लगता है कि हे परमात्मा, तेरा आज मेरे साथ में ऐसा ही करना था, क्यों मेरे साथ में ऐसा किया? मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं मैं दोबारा से रेहड़ा खरीद सकूं और दोबारा से अपनी सब्जी के ठेले को लगा सकूं, पर परमात्मा, तूने जो भी किया वो ठीक किया। बस इस महिला की जान बच गई, इसी में मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अब ये महिला इतना सोचने लग जाती है कि यार, ये गरीब आदमी और इसका सब कुछ छिन गया, आज इसकी रेहड़ी को भी कोई वहाँ से उठा कर ले गया, इसकी सब्जी को ले गया, फिर भी ये हतोत्साहित नहीं है। फिर भी यही कह रहा है कि भगवान आपका धन्य है, आपने जो मेरे साथ में किया ठीक किया, लेकिन इस महिला को बचा लिया। अब इस महिला को इस लड़के के प्रति प्यार आने लगता है। पैसे और धन दौलत की इसके पास कोई कमी नहीं होती। फिर ये इससे कहती, कोई बात नहीं, तुम्हारी रेहड़ी तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें जितनी सब्जी चाहिए थी वो सब्जी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर पर हर दिन आना पड़ेगा। सुबह सुबह तुम मुझसे मिलकर जाया करोगे, मेरा घर यहीं थोड़ी दूर आगे है। तो यहाँ पर ये लड़का भी तैयार हो जाता है और फिर ये मैडम उसे एक सब्जी का रेहड़ा दिला देती है और उस पर उसकी सब्जी मिल जाती है। जैसे ही
अगला दिन आता है, अगले दिन ये लड़का फिर इस मैडम के घर पर पहुंचता है। वहां जाकर ये दोनों कॉफ़ी पीते हैं। मैडम अब इस लड़के को देखकर अपने दिल और दिमाग में कुछ और ही सोचने लग जाती है, लेकिन इस लड़के के दिल और दिमाग में कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये समझता था कि यार ये तो बहुत धनी घर की मैडम है और तू कहाँ का एक गरीब आदमी, तेरा और इसका मिलन कैसे हो सकता है। हालांकि इस लड़के को भी पहली नज़र में ये बहुत अच्छी लगी थी। अब यहाँ पर ये लड़का 5-6 दिन लगातार यहाँ आता है, लेकिन 5-6 दिन आने के बाद जैसे ही 7वां दिन आता है ये लड़का यहाँ आना बंद कर देता है। दोस्तों अब ये मैडम बिल्कुल तड़फने लग जाती है, सोचने लग जाती है कि यार उस लड़के को पता नहीं क्या हुआ, वो इतना अच्छा लड़का था, उसने मेरे जीवन की जो दशा है उसे ही बदल दिया। क्योंकि अब इन 7 दिनों में जो मैडम है वो अपने कामकाज को दोबारा से संभालने लगी थी, ऑफिस जाने लगी थी, लेकिन इस लड़के की उसे आदत सी बन चली थी कि अब ये लड़का आना चाहिए, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा। दोस्तों अब यहाँ पर ये मैडम उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल लगाने लगती है। जहाँ पर वो रेहड़ी लगाया करता वहाँ पर जानने लगती है, वहाँ पूछने लगती है, तो पता चलता है कि पास में ही उसका एक किराए का कमरा है, वो वहाँ पर रहता है। दोस्तों जब मैडम वहाँ जाकर देखती है तो ये लड़का फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बीमार होता है, बुखार से तप रहा होता है। अब ये बुखार में तपता हुआ कैसे अपने काम को करता है, इसीलिए ये अपने घर पर ही एक चारपाई पर लेटा हुआ था, जो टूटी फूटी सी चारपाई होती है। मैडम अपनी बहुत बड़ी गाड़ी से उतरती है और उस घर के अंदर जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि ये लड़का बिल्कुल टूटी फूटी सी खाट पर पड़ा हुआ है और अब यहाँ पर इस लड़के से कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया नहीं। लड़के का नाम रामू होता है। रामू, तुमने मुझे इतना भी अपने लायक नहीं समझा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुमने मेरे जीवन को बदला है और तुम यहाँ पर इस तरह से बुखार में तप रहे हो, तुमने मुझे बताने योग्य भी नहीं समझा। तो यहाँ पर रामू अपनी आंखें भर लाता और कहने लगता है कि मैडम बस मैं तो यही सोच रहा था कि मैं आपको क्यों परेशान करूँ। मैंने दवाई ले ली है, मेरा बुखार उतर जाएगा, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों वहीं पर पड़ी हुई एक टावल उसे भिगो कर लाती है, भिगो कर इसके सर पर रखती है, खुद इसके सर को दबाने लगती है और यहाँ पर रामू इसकी तरफ देखता ही रह जाता है। फिर इस रामू को एक पड़ोसी की मदद से अपनी गाड़ी में बिठवाती है, बिठाकर उसे फिर एक नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाती है। रामू की हालत ऐसी हो रही थी कि मानो उसे चक्कर आ रहे हैं, वो गिर जाएगा। और फिर ये महिला उसे लेकर सीधे एक नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचती है और वहाँ जाकर उसका अच्छे डॉक्टर से इलाज कराती है। दोस्तों नंदिनी तब तक वहीं पर बैठी रहती है जब तक इसका इलाज नहीं होता। घर वालों के फ़ोन आते रहते हैं, घर वालों से वो यही कहती है कि मैं अभी किसी काम से हूँ, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊँगी। दोस्तों पूरी रात भर नंदिनी इसी रामू के पास में बैठी रहती है और रामू के सर को दबाती रहती है। जैसे ही इसकी तबीयत बिल्कुल अगले दिन ठीक हो जाती है तो यहाँ पर रामू से कहती है कि रामू चलो घर चलते हैं। तो रामू कहता है कि मैडम ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा लग गया होगा, वो पैसा मुझे बता देना, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ये महिला इसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि रामू तुमने मुझे अपना समझा ही नहीं, उस दिन तुमने सब कुछ मेरे लिए लुटा दिया था, तुम्हारी रेहड़ी भी चली गई थी और तुम्हारी जो सब्जी थी वो भी चली गई थी, लेकिन तुमने मुझसे मांगा नहीं, मैंने खुद ही तुम्हें दिया था। लेकिन आज तुम क्या कह रहे हो, मैं कोई तुम्हारे लिए पराई हूँ, क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती। दोस्तों रामू कहता है कि मैडम आप तो बहुत अच्छी हो, आपको भला कौन कह सकता है कि आप अच्छी नहीं हो, आप तो देवता समान हो, आप तो बहुत ही अच्छी हो। और यहाँ पर जो मैडम है वो कहती है कि क्या हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोस्तों इतना सुनना था तो रामू की आंखों से आंसू झरझर टपकने लगते हैं। कहने लगता है कि मैडम भला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं चांद को उचक कर कैसे छीन सकता हूँ। तो यहाँ पर मैडम कहती है कि तुम्हें चांद को उचक कर छीनने की ज़रूरत नहीं है, चांद खुद तुम्हारे पास आया है। दोस्तों अब ये लड़का भी यहाँ पर मना नहीं कर पाता और कहता है कि ठीक है मैडम मैं तैयार हूँ। फिर यहाँ पर ये मैडम अपने घर पहुँचती है, रामू को साथ में लेकर जाती है। जब यहाँ पर इस महिला के घर वालों को पता चलता है कि इस तरह से एक सब्जी के ठेले लगाने वाले के चक्कर में ये महिला पड़ चुकी है, उसके प्यार प्रसंग में आ चुकी है, तो घर वालों को बहुत ही बुरा लगता है। घर वाले यहाँ पर नंदिनी को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन सारा जो बिजनेस होता है वो नंदिनी के नाम पर ही होता है। घर वाले भी अब यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर तुमने ज़्यादा 3-5 की तो
नंदिनी तुमसे अलग हो जाएगी और सारा जो बिजनेस है वो उसी के पास है और तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। घर वाले भी अब चुप हो जाते हैं और फिर यहाँ पर नंदिनी और ये लड़का रामू दोनों मिलकर एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद जब पहली रात को ये दोनों मिलते हैं तो नंदिनी इससे पूछने लगती है कि रामू, अगर मैं तुम्हें नहीं मिलती तो तुम्हें कैसा लगता? उस दिन अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो क्या होता, मैं तो मर ही जाती। तो यहाँ पर रामू कहता है कि मैडम आप यकीन मानिए, जब मैंने आपके होठों से होठ लगाकर जो पानी बाहर निकाला था, मुंह से खींचा था जो पानी, उसी समय मुझे आपसे बहुत प्यार हो गया था। लेकिन मैं अपने मर्यादा में था, मैं कभी ये सोच ही नहीं रहा था कि मैं आपके साथ इस तरह से मिलजुल सकता हूँ, इस तरह से मेरी आपके साथ में शादी हो सकती है। तो दोस्तों आज यहाँ पर ये दोनों के दोनों बड़े खुश हैं और उन बीती हुई बातों को याद कर करके और अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। इनका जीवन बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। जो ये करोड़पति महिला है, इसके जीवन में खालीपन आया था वो आज भर चुका है और इनके जीवन में तमाम तरह की खुशियाँ हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किया था उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहले दिनेश कुमार दास जी, कहानी जरूर प्रेम प्रसंग का हो सकती है या कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है। राधे राधे श्रीमान जी, सादर नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रतन लाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये कहानी प्रेम प्रसंग की हो सकती है। यहाँ पर लड़की ने शायद इसे धोखा दिया हो या पुरानी दुश्मनी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जय हिंद, जय भारत। जिला गोपालगंज, बिहार, 28 वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगला जो कमेंट आता है सूरज DEO का आता है, वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत बेहतर है। माधव कुमार जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है शंकर स्वामी जी का, और हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी कमेंट करते हैं, और दिग्विजय सिंह जी का भी कमेंट आता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में भूपेंद्र कुमार का कमेंट आता है। रोहितास गुज्जर जी भी हमें कमेंट करते हैं। लक्ष्मण स्वामी जी कमेंट करते हैं, और बिंदोनी मेहर जी का कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।